ओके सो पिछले सेशन में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि वर्चुअल मशीन कैसे बनाने हैं, ठीक है, और उसे एक्सेस कैसे करना है। हमने विंडोज का मशीन भी बनाया था, लिनक्स का भी मशीन बनाया था, और विंडोज और लिनक्स वीएम हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं उस पर हमने ब्राउजर्स भी इंस्टॉल वेब सर्विसेज भी इंस्टॉल की थी, और ब्राउजर के थ्रू हमने उसको एक्सेस करके भी देखा था। आज हम नया टॉपिक के बारे में जानेंगे, डिस्क। ठीक है, तो ये डिस्क क्या है, डिस्क क्यों चाहिए हमें? तो जब भी हम कोई वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, मैं कोई भी वीएम डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे डिस्क चाहिए। क्यों चाहिए? डेटा स्टोर करने के लिए। तो किस टाइप का डेटा? ओएस डिस्क हो सकती है, ठीक है, यहाँ डेटा डिस्क हो सकती है। तो ओएस डिस्क कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हम, डिफॉल्ट साइज मिलती होती है, और डिफॉल्ट साइजिंग में ही अलग अलग साइजिंग ऑप्शंस मिलते हैं मुझे। मैं अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वन टीबी का डिस्क दे रहा है या 512 GB का डिस्क दे रहा है, तो मैं इसे 600 GB नहीं कर सकता, 750 GB नहीं कर सकता। जो माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है उसे ही कर सकता हूँ। लेकिन डेटा डिस्क में ऐसा नहीं है। डेटा डिस्क में मैं खुद का साइजिंग का कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी डिस्क क्यों चाहिए हमको? ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, हमको डेटा स्टोर करने के लिए डिस्क चाहिए। अभी ये जो माइक्रोसॉफ्ट हमें डिस्क दे रहा है, इसे हम तो कहीं मार्केट से खरीद के नहीं ला रहे हैं, ये हमको वर्चुअल डिस्क दे रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम अज्योर मैनेज्ड डिस्क बोलते हैं, अज्योर मैनेज्ड डिस्क। क्यों अज्योर मैनेज्ड डिस्क है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है। और ये जो हमको डिस्क मिलता है, ब्लॉक लेवल स्टोरेज मिलता है, जिसे अज्योर मैनेज करता है। ब्लॉक लेवल स्टोरेज क्या होता है? जैसे हमारा फिजिकल डिस्क होता है, वो भी ब्लॉक लेवल स्टोरेज होता है। दूसरा फाइल ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होता है। तो डिस्क, जब भी हम डिस्क की बात करते हैं, स्टोरेज की बात नहीं, डिस्क की बात, तो डिस्क हमारा स्टोरेज के अंदर आता है। डिस्क हमारा स्टोरेज के अंदर आता है। तो स्टोरेज हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, ब्लॉक लेवल स्टोरेज और ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। जो हमारे ब्लॉक लेवल स्टोरेज के अंदर कैटेगरी में आता है, वो होता है डिस्क। ठीक है, अभी ये डिस्क का फायदा क्या है? ये एक तो हाईली अवेलेबल है और ड्यूरेबल इन नेचर है। हाईली अवेलेबल मतलब माइक्रोसॉफ्ट पीछे से, जैसे ये अज्योर मैनेज्ड है, तो अज्योर का टीम या माइक्रोसॉफ्ट का टीम टेक केयर करेगा, भाई मेरा डिस्क अवेलेबल होना चाहिए। वो अगर कोई डेटा सेंटर में डाउन भी है, तो दूसरे डेटा सेंटर से मुझे अप करवा के दे देगा। ड्यूरेबल है, यानी मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। हम लोग नया डिस्क क्रिएट भी कर सकते हैं, और अगर हमने कोई डिस्क क्रिएट करके रखा है, तो उसे अटैच भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन को। ठीक है, या अगर हम नया वर्चुअल मशीन बना भी रहे हैं, तभी भी हम डिस्क अटैच कर सकते हैं। अभी हर वर्चुअल मशीन हर वर्चुअल मशीन एक ओएस डिस्क के साथ आता है। ठीक है, बिना ओएस डिस्क तो मेरा वर्चुअल मशीन कोई काम का नहीं, वो बूट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ओएस डिस्क क्या है? जिसपे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। मैं एडिशनल डिस्क क्रिएट कर सकता हूँ और अटैच कर सकता हूँ। नाउ, जब भी मैं कोई मशीन बना रहा हूँ, चाहे अज्योर वीएम में विंडोज वीएम हो या लिनक्स वीएम, उसके साथ मुझे एक टेम्पररी डिस्क मिलता है। ठीक है, टेम्पररी डिस्क मिलता है। तो ये टेम्पररी डिस्क के साइज का होता है, तो ये साइज वेरी कर सकता है मेरे मशीन के साइज के हिसाब से। अगर मैंने 2 वर्चुअल सीपीयू 4 GB रैम का मशीन बनाया, तो मुझे अलग टेम्पररी डिस्क मिल सकता है। मैंने 32 कोर प्रोसेसर और 128 GB रैम का मशीन बनाया, तो मुझे टेम्पररी डिस्क अलग मिल सकता है। अभी ये टेम्पररी डिस्क जो मुझे मिलता है या जो हमें मिलता है, इस पे हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते। इस पे हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते। अगर हमने कोई भी गलती से डेटा स्टोर कर दिया, तो जब भी मशीन बूट होगा, रीस्टार्ट होगा या शट डाउन करके वापस हम बूट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो डेटा डिलीट हो जाएगा। ये डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम टेम्पररी डिस्क पे कोई डेटा स्टोर नहीं करें। तो ये टेम्पररी डिस्क सही में होता है नहीं होता है, हम अभी देखेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन उससे पहले हम कितने टाइप्स के डिस्क हम क्रिएट कर सकते हैं, कितने टाइप्स के डिस्क होते हैं वर्चुअल अज्योर में, वो हम देखेंगे। तो मैं जा रहा हूँ गूगल पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क इन अज्योर।
ठीक है, तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि कितने टाइप्स के डिस्क है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 टाइप के डिस्क है। मैं इसको एक्सपांड कर लेता हूँ तो हमको थोड़ा बेटर व्यू मिलता है। तो सबसे है हाईएस्ट डिस्क मुझे मिलता है अल्ट्रा डिस्क। ठीक है, फिर प्रीमियम एसएसडी वर्जन 2 है, फिर प्रीमियम एसएसडी है, फिर स्टैंडर्ड एसएसडी है, और फिर स्टैंडर्ड एचडीडी है। एचडीडी मतलब ये मेरा फॉर्म फैक्टर भी एचडीडी का है, 3.5 इंच एचडीडी हमारा आता है। और ये मेरे एसएसडी है, ये सारे एसएसडी है। अभी ये मेरे सारे एसएसडी जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड एसएसडी हो 2.5 इंच के। ये मेरे एनवीएम या M2 एसएसडी भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो जो अल्ट्रा डिस्क है मेरा वो स्टैंडर्ड M2 या वगैरह होता है। ठीक है, अभी मैक्सिमम डिस्क साइज मुझे कितनी मिलती है अगर मैं हार्ड डिस्क बना रहा हूँ, एचडीडी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो हमको ये समझना है कि मेरा जैसे ये मेरा सबसे सस्ता ऑप्शन है, ये सस्ता ऑप्शन है। जैसे मैं इस तरफ बढ़ता जाऊंगा मेरा ऑप्शंस महंगा होता जाएगा, और महंगा भी मतलब सुपर प्रीमियम महंगा होता जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड से एचडीडी, स्टैंडर्ड एचडीडी से एसएसडी, स्टैंडर्ड एसएसडी में आऊंगा थोड़ा महंगा होगा, फिर प्रीमियम एसएसडी में आऊंगा थोड़ा और ज्यादा महंगा हो जाएगा, प्रीमियम एसएसडी वर्जन 2 में आऊंगा बहुत सारा महंगा हो जाएगा, अल्ट्रा डिस्क में आऊंगा तो और ज्यादा बहुत सारा महंगा हो जाएगा। अभी क्यों महंगा हो रहा है, क्यों क्यों, उसका कारण क्या है? तो पहले तो अगर मैं एचडीडी या स्टैंडर्ड एसएसडी डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे डिस्क की साइज मिलती है 32,767 GB की, 32,767 GB। यानी कितना हुआ टीवी में? अगर मैं टीवी की बात करूं तो कितना हुआ? 30 TB। श्योर? पक्का? 30 या 32 TB। जस्ट अ मोमेंट, एक कॉल आ रहा है मुझे, जस्ट अ सेकंड।
या सॉरी नीरव, सम इम्पोर्टेंट कॉल। यस सर। नीरव या ओके, सो हम ये देख रहे थे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट के 32,767 जीबी मेरा कितना टीबी होता है, ठीक है। सो 32,767 जीबी को मैं अगर टीबी में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो इट विल स्टैंड अप्रोक्स 32 टीबी मेरा आएगा, ठीक है, 32 टीबी आएगा। तो हमको 1024 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मोटा मोटा 32 टीबी आएगा। तो यहाँ पे मैं 32 टीबी का सिंगल हार्ड ड्राइव ले सकता हूँ। यहाँ पे भी मुझे 32 टीबी का मिलता है स्टैंडर्ड एसएसडी में। प्रीमियम एसएसडी में भी मुझे 32 टीबी मिलता है, वेरएस मेरा प्रीमियम एसएसडी वर्जन 2 और अल्ट्रा डिस्क में मुझे 65 टीबी और 62 टीबी या 60 टीबी तक का अप्रोक्स मिलता है। 65 टीबी के आसपास मुझे सिंगल हार्ड डिस्क, 65 टीबी का मुझे सिंगल हार्ड डिस्क मिलता है, ठीक है। अभी अगर हम थ्रूपुट की बात करें, यहाँ पे दो चीजें हैं, मैक्सिमम थ्रूपुट और मैक्सिमम आयोप्स। तो इन थ्रूपुट और आयोप्स में क्या अंतर है उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले थ्रूपुट और आयोप्स को समझने से पहले हम कौन से हार्ड ड्राइव में कितना थ्रूपुट है और कितना आयोप्स है उसे समझते हैं, ठीक है। तो मुझे स्टैंडर्ड एचडीडी में मिलता है 500 एमबीपीएस का थ्रूपुट, यहाँ पे 750 एमबीपीएस का थ्रूपुट, यहाँ पे 900 एमबीपीएस का थ्रूपुट, यहाँ पे 1200 एमबीपीएस और यहाँ पे 10,000 एमबीपीएस का थ्रूपुट मिलता है। मतलब जैसे जैसे मुझे हार्ड ड्राइव का परफॉर्मेंस मुझे मिल रहा है, मुझे उसका पैसा देना पड़ेगा। जो चीज मुझे, जो क्वालिटी, जो डिलीवरी मुझे अल्ट्रा डिस्क में मिलेगी या प्रीमियम एसएसडी वर्जन 2 में मिलेगी, वो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड एसएसडी या प्रीमियम एसएसडी में नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे अगर मेरा 900 एमबीपीएस का थ्रूपुट है और यहाँ 1200 एमबीपीएस का थ्रूपुट है, तो जमीन आसमान का फर्क है, साइजिंग का फर्क है, ठीक है। अभी उसके अलावा मैं आयोप्स की बात करूं तो यहाँ पे मुझे 2 से 3 हजार का आयोप्स मिलता है। 2000 to 3000 आयोप्स। आयोप्स हमने उस दिन समझा था इनपुट आउटपुट पर सेकंड। स्टैंडर्ड एसएसडी में मुझे 6000 आयोप्स मिलते हैं अप्रोक्सीमेट। ये सारी अप्रोक्सीमेट फिगर है, ये वेरी हो सकता है, ठीक है। प्रीमियम एसएसडी में मुझे मिलते हैं 20,000 आयोप्स, एसएसडी वर्जन 2 में मुझे मिलते हैं 80,000 आयोप्स और अल्ट्रा डिस्क में मुझे मिलते हैं 4 लाख आयोप्स, 4 लाख, ठीक है। यूजेबल एज ओएस डिस्क। अभी इसको मैं ओएस डिस्क की तरह यूज कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ, स्टैंडर्ड एसएसडी को मैं यूज कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड एसएसडी को भी यूज कर सकता हूँ, प्रीमियम एसएसडी को भी यूज कर सकता हूँ। इसको मैं ओएस डिस्क के लिए यूज नहीं कर सकता, ठीक है। इसको मैं डेटा डिस्क के लिए ही यूज कर सकता हूँ। अभी इन दोनों में क्या है, थ्रूपुट और आयोस में क्या है? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास ये एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। इस पे मैंने डेटा डिस्क लगाया है, ठीक है, डेटा डिस्क मैंने लगाया है। अभी मेरे पास एक वीडियो फाइल है, यूट्यूब का वीडियो फाइल है, ठीक है, जो 2 GB साइज का है। अभी मुझे ये फाइल डाउनलोड या कॉपी करना है इस हार्ड डिस्क पे, ठीक है, डाउनलोड या कॉपी करना है। तो इस ये मेरा जो फाइल इस हार्ड डिस्क पे कॉपी होगा, सेव होगा, उसे हम थ्रूपुट बोलेंगे, उसे हम थ्रूपुट बोलेंगे। मेरे हार्ड डिस्क पे किस स्पीड से डेटा डाउनलोड होगा, ठीक है, राइट किया जाएगा उसे, मतलब राइट नहीं किया जाएगा, उस हार्ड ड्राइव पे ट्रांसफर किया जाएगा, उसे हम थ्रूपुट बोलेंगे। अभी ये फाइल यहाँ पे आ गई मेरे पास, 2 GB की फाइल मेरे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉपी कर ली, ये फाइल अभी मेरे डिस्क पे आ गई। अभी ये समझो मेरा सिस्टम है, या मेरा, मैं सिस्टम पे ही बैठा हूँ, लोकल सिस्टम पे। अभी लोकल सिस्टम पे मैं कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ और इस फाइल को प्ले कर रहा हूँ। मैंने वीएलसी प्लेयर ओपन कर लिया या विंडोज मीडिया प्लेयर ओपन कर लिया, इसको प्ले कर रहा हूँ। तो जब ये मेरे फाइल हार्ड ड्राइव से मेरे मशीन पे रन होगी, तब आएगा आईओएस पिक्चर में इनपुट आउटपुट पर सेकंड। किस स्पीड से ये रीड कर रहा हूं मैं, या इस पे अगर मॉडिफिकेशन कर रहा हूं तो किस स्पीड से ये राइट कर रहा है मेरे फाइल को हार्ड डिस्क पे, या मॉडिफाई कर रहा है, उसे हम आईओएस बोलते हैं। क्लियर है क्या अंतर है थ्रूपुट और आयोप्स में? यस, नो? यस संतोष, पता चल गया। ठीक है। तो अभी हम चल के फिर से एक मशीन स्पिन अप करते हैं।
हम चलते मुझे हैं ये हाँ बोलो। सेकंड नंबर सिनारियो वाला है, उसका थोड़ा दो ना एक बार वापस से। मतलब इस ये आयोप्स, सिनारियो, नहीं सिनारियो, मतलब दूसरा एक एग्जांपल दूं नहीं आयप्स, वो आयप्स का नहीं, ये तो? सिनारियो सेकंड नंबर दिस टाइप के नीचे है ना, लेफ्ट हैंड साइड। थ्रूपुट वाला, सिनारियो, थ्रूपुट। ऊपर 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 अच्छा ऊपर सिनेरियो, साइड। ओके 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 सिनेरियो। हाँ। तो ये सिनेरियो मतलब ये यूसेज है, ये कहाँ हम यूज कर सकते हैं हार्ड ड्राइव को, ठीक है। सिनेरियो जैसे मैं ये स्टैंडर्ड एसडीडी को यूज कर सकता हूँ बैकअप पर्पस के लिए, या मेरा नॉन क्रिटिकल इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर नहीं करना है मुझे, ठीक है। अभी बैकअप मेरा डेटा इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं फ्रिक्वेंटली तो उसे एक्सेस नहीं करूंगा, कभी कभी उसे एक्सेस करूंगा, तो इनफ्रिक्वेंट एक्सेस हो गया या नॉन क्रिटिकल हो गया भाई, थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल नहीं भी है या स्लोली रीड कर रहा है तो भी टेंशन नहीं है। मेरा स्टैंडर्ड एसएसडी कहाँ यूज होगा भाई, वेब सर्वर हो गया कोई, या लाइटली यूज्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन या डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर्पस के लिए। लाइटली यूज्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन मतलब जिसपे ज्यादा लोड नहीं है, कभी कभार कोई एप्लीकेशन यूज करता है तो, या कभी कभी मैं ऐसी एप्लीकेशन रखा हूँ ऑर्गेनाइजेशन में जो कभी कभी यूज होगी, जैसे ट्रैवल पोर्टल हो गया। तो हो सकता है मेरे महीने में पांच पांच बारी ट्रैवल पोर्टल की रिक्वायरमेंट है, हर रोज कोई बंदा एक्सेस नहीं करने वाला है। तो ट्रैवल पोर्टल मैं स्टैंडर्ड एसएसडी पे रखूंगा, तो मुझे बेनिफिट क्या होगा, कॉस्ट का बेनिफिट होगा भाई। समझो 2 जीबी का डेटा है या 5 जीबी का डेटा है या 5 टीबी का डेटा है, तो जब मैं 5 जीबी का स्टैंडर्ड एसएसडी का हार्ड ड्राइव बनाऊंगा, ठीक है, तो क्या बेनिफिट होगा मुझे कि मैं अगर स्टैंडर्ड एसएसडी यूज कर रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं होगा, मतलब कभी कभी एक्सेस होगा, लाइट वेट है या वेब सर्वर है, वेबसाइट है, ठीक है, तो मुझे कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा। ये अगर मैं चाहता हूँ मुझे प्रोडक्शन सर्वर चाहिए या परफॉर्मेंस सेंसिटिव वर्कलोड्स है, जैसे मेरा डोमेन कंट्रोलर हो गया या मेरा कोई डेटाबेस सर्वर हो गया या मेरा डेटाबेस सर्वर नहीं तो समझो डीएनएस सर्वर हो गया, डीएचसीपी सर्वर हो गया, तो मैं प्रीमियम एसएसडी यूज करूंगा क्योंकि मुझे उस पर परफॉर्मेंस चाहिए। अभी इसी में ही मुझे चाहिए भाई परफॉर्मेंस के साथ लो लेटेंसी भी चाहिए और हाई आयोस भी चाहिए और हाई थ्रूपुट भी चाहिए, तो मैं प्रीमियम एसएसडी यूज करूंगा। प्रोडक्शन के लिए ही है लेकिन परफॉर्मेंस सेंसिटिव वर्कलोड है, ठीक है, जिसमें मुझे लो लेटेंसी आनी चाहिए, मतलब डेटा रीड राइट में मुझे लेट नहीं होना चाहिए, डेटा एक्सेस में डेटा यूजर नहीं कंप्लेन करना चाहिए भाई मेरे सर्वर से डेटा एक्सेस करने में टाइम लग रहा है मुझे। तो लो लेटेंसी चाहिए, हाई आईओएस चाहिए, हाई थ्रूपुट चाहिए, तो मैं प्रीमियम एसएसडी यूज करूंगा। अल्ट्रा एचडी, अल्ट्रा डिस्क हम कहाँ यूज कर सकते हैं भाई, जैसे मेरे बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, ठीक है, टॉप टीयर डेटाबेसेस हो गए, जैसे बैंक का कोई वेबसाइट है, मेरे बैंक का डेटाबेस सर्वर है जहाँ पे दिन की लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन राइट की जाती है, की जाती है। कोई भी यूजर आके अपना बैलेंस फेच करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा, यूपीआई का, क्रेडिट कार्ड का, नेफ्ट का, आरटीजीएस का, तो मुझे पीछे का जो बैकएंड सर्वर है इतना स्ट्रांग चाहिए, इतना परफॉर्मेंस इंटेंसिव चाहिए कि उस पर कोई चैलेंज, कोई कंप्लेन नहीं है परफॉर्मेंस का। तो ठीक है, उस पे मैं एसक्यूएल भी डाल सकता हूँ, ओरेकल भी डाल सकता हूँ, जहाँ अदर ट्रांजेक्शन हैवी वर्कलोड्स है, ठीक है। यहाँ इनपुट आउटपुट इंटेंसिव वर्कलोड जैसे एसएपी हाना हो गया, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा इंटेंसिव आयोप्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 80,000 आयोप्स है या 40,000 आयोप्स है, तो मैं अल्ट्रा डिस्क के लिए जाऊंगा। क्लियर है सिनेरियो अभी? यस यस। सो मुझे अभी सपोज एक एग्जांपल के तौर पे, हम्म मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ हम्म कि पर्टिकुलर कोई एनवायरनमेंट में, जैसे कि अदानी ले लो या फिर कोई भी अ- बड़ी कंपनी ले लो, तो हम्म जहां तक मैं सोच रहा हूँ, तो उन लोग मैक्स टू मैक्स प्रीफर्ड प्रीमियम एसएसडी वर्जन 2 पे ही फोकस होगा उन लोग का, हाँ, जहां तक मैं सोच मतलब रहा हूँ। या तो प्रीमियम एसएसडी या तो प्रीमियम एसएसडी वर्जन 2। वर्जन 2, हाँ, दो में से कोई। हाँ, अल्ट्रा तो कौन होगा कि जैसे कि कोई अभी सपोज कोई लाइक वन बैंकिंग, टाइप ऑफ हाँ आरबीएल ले लो, उसका हाँ डेटाबेस ये अल्ट्रा पे ही होगा, मैं जहां तक हाँ सोच रहा हूँ। हाँ, आरबीआई का हो सकता है प्रीमियम एसएसडी पे हो, लेकिन जैसे आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक होगा, उनको तो अल्ट्रा डिस्क ही चाहिए। अभी आरबीआई के सर्वर्स पे तो इतने ट्रांजेक्शन नहीं होंगे क्योंकि हम लोग तो डायरेक्टली आरबीआई से ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। या स्टॉक मार्केट हो गया, उनको अल्ट्रा डिस्क चाहिए दिन के इतने सारे, जैसे जीरो दा है फॉर एग्जाम्पल।
अभी जीरोदा ने अपनी एप्लीकेशन ऐसे लोकेशन, ऐसे हार्ड ड्राइव पे उनको स्टोर करना पड़ेगा, अल्ट्रा डिस्क होना चाहिए, क्योंकि अभी दिन के इतने सारे यूजर्स उनके पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और आज इस कंपनी का शेयर बाय करना है, आज इस कंपनी का शेयर बाय करना है, इसका सेल करना है, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हर मिनट पे होंगे, तो उनको अल्ट्रा डिस्क का ही परफॉर्मेंस चाहिएगा। तो वैसे कंपनीज अल्ट्रा डिस्क यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो ये भी इन लोग अल्ट्रा डिस्क, तो ये भी इन लोग या ये पर्सन भी आई थिंक सो ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला है, जैसे कि कोई हाँ, अमेजोन को ले अमेजोन लो, हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, ये लोग भी फ्लिपकार्ट, अल्ट्रा अलीबाबा, डिस्क यूज कर सकते हैं। हाँ, अलीबाबा अलीबाबा भी भी हो। अलीबाबा भी हो गया। हाँ तो हाँ आई थिंक सो अलीबाबा भी वन टाइप ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म ही है, मैं जहां हाँ। तक सोच रहा हूँ, मैंने पढ़ा है। अलीबाबा, देखो अलीबाबा क्या है, alibaba.com ई कॉमर्स पोर्टल है, अलीबाबा क्लाउड एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। मतलब अच्छा। अलीबाबा का क्लाउड अलग नाम से अलीबाबा क्लाउड करके है। जैसे अगर हम चले टैब में, नया टैब मैं लॉन्च करता हूँ, ठीक है, ये alibaba.cloud.com है अलीबाबा का ही, लेकिन खाली अलीबाबा में मैं टाइप करूंगा तो ये नहीं आएगा। अभी इसके मैं ओके। प्राइसिंग पे जाऊं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसमें पे एज यू गो मॉडल है और सब्सक्रिप्शन बिलिंग है, ठीक है, और इसके कुछ सेविंग्स प्लान भी है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट करते हैं तो। ओके, ठीक है, तो ये अलीबाबा का क्लाउड है। बट इन मोस्ट ऑफ यूज में नहीं है ये अलीबाबा, आई थिंक सो। नहीं देखो, इसमें कैसा है, वो कस्टमर सेगमेंट पे भी डिपेंड करता है। अभी अगर हम क्वाड्रेंट देखें गार्टनर का, गार्टनर कौन है, तो टेक टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा रिव्यू करता है गार्टनर। ठीक है, जैसे मैं बोलूं गार्टनर क्लाउड मैजिक का ट्रेंड, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, गार्टनर पे जा गया, स्ट्रेटेजिक क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विस रिव्यूज 2025, ठीक है, यहाँ स्ट्रेटेजिक क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज मैजिक क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ऊपर AWS है, 65 ओके। क्लाउड प्रोवाइडर्स है टोटल, 65, ठीक है, ओके। जिसमें से AWS सबसे ऊपर है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर सेकंड पे है, थर्ड GCP पे है। ये तीनों, फिर उसके बाद IBM क्लाउड है, उसके बाद ओरेकल क्लाउड है, उसके बाद हुआई क्लाउड है, फिर अलीबाबा है। ओके। ठीक है, तो सबसे जो टॉप मोस्ट 3 सेगमेंट्स में, जैसे हमने उस दिन परसेंटेज देखे थे, करेक्ट, कि हाँ, करेक्ट। AWS का इतना परसेंट है, अजूर का इतना, गूगल का इतना, बाकी सबका इतना है। तो वो जो 100% स्टैंड होता है, इन 65 को मिला के स्टैंड होता है 100%। ठीक है, तो अभी जैसे ओके। मैं चाहता हूँ कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में कौन आगे है, तो मैन्युफैक्चरिंग में AWS आ गया, अजूर आ गया, गूगल आ गया, ठीक है। तो ये लोग मैन्युफैक्चरिंग में दे रहे हैं, ठीक है। अभी हुआ ही नीचे चला गया अलीबाबा से मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। अभी मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, मुझे देखना है हेल्थ में, ठीक है, हेल्थ केयर एंड बायोटेक में, ठीक है, तो AWS अजूर GCP तो ऊपर आएगा, IBM आ गया, ओरेकल आ गया, फिर हुआ आ गया ऊपर, ठीक है, अलीबाबा नीचे चला गया। मैं चाहता हूँ भाई बैंकिंग में देखना है मुझे, तो बैंकिंग में AWS है, अजूर, ठीक है, यहाँ पे अलीबाबा से ऊपर आ गया अकामाई, ठीक है। तो अलग अकाउंट। अलग सेक्टर के हिसाब से अभी मुझे कंट्री के हिसाब से या रेवेन्यू के हिसाब से देखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ एशिया में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, तो अजूर टॉप पे यूज होता है, सॉरी, AWS टॉप पे, फिर अजूर, फिर GCP, फिर IBM, फिर हुआई, फिर ओरेकल। तो इसमें हुआई ओरेकल को भी बीट कर रहा है एशियन मार्केट में। लेकिन मैं अगर नॉर्थ अमेरिका देख रहा हूँ, ठीक है, तो AWS, अजूर, GCP, IBM, ओरेकल, फिर अलीबाबा। यहाँ पे हुआई का नामो निशान नहीं है, देखो हुआई का कोई नामो ओके। निशान नहीं है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, अभी मैं यूरोपियन मार्केट में जाता हूँ, मैं अगर यूरोपियन मार्केट में, तो अगेन AWS टॉप पे है, अजूर आ गया, GCP आ गया, IBM, ओरेकल, हुआई, अलीबाबा, डिजिटल ओशन,
ठीक है, यहाँ पे डेल का कोई नामो निशान नहीं, डेल का है ओके ही नहीं नामो निशान। ठीक है, तो अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग कस्टमर बेस के हिसाब से इनका अलग अलग है। टॉप मोस्ट पे सबसे ज्यादा आता है एडब्ल्यूएस, उसके बाद अज्योर, उसके बाद जीसीपी। और आने वाले हो सकता है 5-7 साल में अज्योर एडब्ल्यूएस को इक्विवेलेंट कंपटीशन देने लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें तो 569 रिव्यूज है एडब्ल्यूएस के, जबकि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के 469 रिव्यूज ही है। ये स्टार्ट हुआ था 2006 में, वेरस ये स्टार्ट हुआ था 2011 में प्रॉब्ली। तो अलग अलग कस्टमर बेस का देखो, अभी ये मैजिक क्वाड्रेंट है। अगर हम इस मैजिक क्वाड्रेंट पे जाएं, ठीक है, ये 21 अक्टूबर 2004 का है। और मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे शायद लॉग इन लगेगा। ठीक है, कोई मतलब दिक्कत कहने नहीं। का तात्पर्य क्या है, हाँ ये निश निश प्लेयर्स है, ये विजनरीज है, ये लीडर्स है और ये चैलेंजर्स है। लीडर्स में ये मेरा एडब्ल्यूएस है, ये सॉरी, ये एडब्ल्यूएस और अज्योर है, ये जीसीपी है। ये तीन ही है मार्केट लीडर्स में। ये मेरा ओके आईबीएम क्लाउड है। ओके ठीक है, ये मेरा सबसे टॉप लीडर्स में सबसे टॉप तीन ही है प्लेयर्स मेरे पास, अज्योर, एडब्ल्यूएस और जीसीपी। चैलेंजर्स में मेरे पास है एक आईबीएम क्लाउड, जो इनसे धीरे धीरे इनको चैलेंज करने में लगा हुआ है। और बाकी जो दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर्स है वो विजनरी है और दूसरे निश प्लेयर्स है। मतलब मार्केट में है लेकिन बहुत कम सेगमेंट में है, बहुत कम कस्टमर बेस है। और विजनरी जो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वो इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर लीडर्स में आएंगे। ऐसा है। ये मेरा ओके फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। गॉट इट। ठीक है, अभी हम आते हैं वापस हमारे एनवायरनमेंट पे। डिस्क को क्लोज करते हैं, चलते हैं एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। मैं हमारा रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वर्चुअल मशीन का नाम दे देता हूँ। तो अभी वर्चुअल मशीन बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, वर्चुअल नेटवर्क बनाऊंगा। मैं एक वर्चुअल नेटवर्क बनाऊंगा, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं चलता हूँ रिसोर्स ग्रुप्स में, यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप्स है मेरे पास। तो रिसोर्स ग्रुप मैंने बनाया है, ये AZ104-2025 का, ये ईस्ट यूएस में बनाया है, ईस्ट यूएस में। तो मैं जो ओके वर्चुअल नेटवर्क भी बनाऊंगा वो ईस्ट यूएस में बनाऊंगा। मैं जाऊंगा यहाँ से वर्चुअल नेटवर्क सर्च करूंगा, क्रिएट करूंगा एक वीनेट। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप आ गया मेरा। ओके यहाँ पे मैं वीनेट का नाम दे रहा हूँ, वीनेट AZ104। ठीक है, वीनेट AZ104 नाम दे दिया। मैं रीजन ईस्ट यूएस सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रिसोर्स ग्रुप ईस्ट यूएस में बनाया है मैंने। नेक्स्ट करूंगा। मैं सिक्योरिटी में भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इन सबको हम नेटवर्किंग में देखेंगे। आईपी एड्रेस पे आ रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये मुझे सबनेट दे रहा है 10.0.0./16 का सबनेट। उसके अंदर मतलब सॉरी, ये आईपी रेंज दे रहा है, ये आईपी रेंज दे रहा है। उसके नीचे मुझे एक सबनेट दे रहा है डिफॉल्ट नाम का, जो /24 सबनेट है, जो 10.0.0.0 से लेकर 10.0.0.255 है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ एडिट करके। मैं बोल देता हूँ भाई तो सबनेट ए है, ये मेरा सबनेट ए है। मैं इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी रेंज है 10.6 नेटवर्क/16। और मैं मुझे ये दे रहा है, साइज है /24 का, स्टार्टिंग एड्रेस है ये। इसको सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये सबनेट ये आ गया इस रेंज का। मैं और एक सबनेट ऐड कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास ऑप्शन है सबनेट ऐड करने का। सबनेट ऐड कर रहा हूँ मैं नाम दे रहा हूँ सबनेट बी।
ठीक है, यहाँ अगेन प्राइमरी रेंज आ गया। अभी ये मेरा 1.0 है, ये मेरा 10.0.1.0 है, और ये 10.0.0.0 है। ठीक है, यानी 1.0 से लेके 1.55 तक टोटल 256 आईपी एड्रेस स्लैश 24 का सबनेट मिलेगा मुझे। मैं सेव कर दे रहा हूँ, उसको ऐड कर दे रहा हूँ। 2 सबनेट ऐड हो गए, मैं और एक ऐड कर देता हूँ, सबनेट सी। ये ऑटोमेटिकली 2.0 उठा रहा है। मैं यहाँ चेंज भी कर सकता हूँ, इसके इस रेंज के अंदर का मैं कोई भी सबनेट कस्टमाइज करके यहाँ दे भी सकता हूँ अपने अनुसार। ठीक है, लेकिन मैं डिफॉल्ट जा रहा हूँ, 2.0। तो मेरे 3 सबनेट ऐड हो गए हैं यहाँ पे, सॉरी, हाँ, 3 सबनेट ऐड हो गए हैं। एक 0.0 नेटवर्क है, सॉरी, एक 0.0 डॉट नेटवर्क है, एक 1.0 डॉट नेटवर्क है, एक 2.0 डॉट नेटवर्क है। तीनों स्लैश 24 सबनेट्स है। तीनों में मुझे 256 आईपी एड्रेसेस मिलेगी। अभी मुझे 256 आईपी एड्रेसेस नहीं मिलनी है, इसमें से 5 आईपी एड्रेसेस मेरी माइनस हो जाएगी, यानी मुझे मिलेगी टोटल 251 आईपी एड्रेसेस यूज करने के लिए। तो भाई 5 कैसे माइनस होगी? तो भाई पहले 2 आईपी एड्रेसेस तो डिफॉल्ट माइनस हो जाती है, मेरी एक नेटवर्क आईडी बनती है और एक ब्रॉडकास्ट आईडी बनती है। ब्रॉडकास्ट आईडी यानी जो मेरा स्टार्टिंग आईपी एड्रेस है वो नेटवर्क आईडी हो गया, लास्ट है 255 ला, वो ब्रॉडकास्ट आईडी भी है। तो बाकी के 3 आईपी एड्रेसेस कहाँ चले गए? ठीक है, टेक्निकली तो 2 ही, मुझे 254 आईपी एड्रेसेस यूजेबल मिलने चाहिए अगर मेरा स्लैश 24 का सबनेट है। तो बाकी के जो 3 आईपी एड्रेसेस है उसमें से एक यूज होगा अज्योर सर्विस के लिए, ताकि मेरा ये वीनेट अज्योर के इंटरनेट या अज्योर के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करे। और बाकी के 2 आईपी एड्रेसेस अज्योर रिजर्व रखेगा अपने पास। इन केस कल उठ के मेरा जो प्राइमरी आईपी एड्रेस है वो माल फंक्शन कर रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ भी हो गया, मैंने गलती से वो आईपी एड्रेस कहीं असाइन कर दिया, ठीक है, बाय मिस्टेक, तो अज्योर अपने पास 2 आईपी एड्रेसेस रिजर्व रखेगा। कल उठ के कुछ भी होता है तो वो आईपी एड्रेस अज्योर यूज करेगा, ताकि मेरी सर्विसेज को कोई हैम्परिंग नहीं हो। यहाँ अज्योर के इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ चैलेंजेस आ गए, वो नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो उसको मेरा नेटवर्क किसी और जगह पे स्विच करना है, तो वो उस आईपी एड्रेस को यूज करके कहीं और मुझे रीरूट कर देगा। तो इसके लिए अज्योर सेफ साइड 2 आईपी एड्रेसेस रिजर्व कर लेता है, एक यूज करता है, और 2 बाय डिफॉल्ट नेटवर्क पॉलिसी के थ्रू, मतलब IEEE का जो मेथड है उसमें एक मेरा नेटवर्क आईडी चला जाता है, एक ब्रॉडकास्ट आईडी। तो मुझे टोटल 254 की जगह पे 251 यूजेबल आईपी एड्रेसेस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरे 3 सबनेट्स ऐड हो गए, यहाँ पे मेरा सबनेट के अलावा कुछ भी नहीं है, आईपी एड्रेसेस 3 सबनेट के ऐड हो गए। मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई टैग्स नहीं दे रहा हूँ, रिव्यू प्लस क्रिएट पे जा रहा हूँ एंड क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम अगर यहाँ पे होम पेज पे जाके वापस वर्चुअल नेटवर्क्स पे चलते हैं, तो पहले मेरा एक वर्चुअल नेटवर्क ऑलरेडी था CS प्रो करके, अभी मेरा VNet AZ104 आ गया है, जो इस रिसोर्स ग्रुप में है, इस लोकेशन में है, इस सब्सक्रिप्शन के साथ बाइनेट है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी हम चलेंगे वर्चुअल मशीन्स पे, और वर्चुअल मशीन बनाएंगे, क्रिएट वर्चुअल मशीन। मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ, AZ104। मैं वर्चुअल मशीन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैं नाम देता हूँ सर्वर 01। ठीक है, ईस्ट यूएस की लोकेशन है, अवेलेबिलिटी जोन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी टाइप मैं ट्रस्टेड या स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ। इमेज टाइप मैं विंडोज 10 प्रो ले लेता हूँ। ठीक है, विंडोज 10 प्रो ले ले रहा हूँ अभी टेम्पररी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विंडोज 10 प्रो ले लिया है मैंने। ठीक है, साइज में मैंने 2 वर्चुअल CPU 4 GB रैम ले लिया है। यूजर नेम दे देता हूँ मैं SP एडमिन।
पासवर्ड दे देता हूँ मैं। पासवर्ड दे दिया है मैंने, ठीक है। कंफर्म करता हूँ लाइसेंसिंग ऑप्शंस, नेक्स्ट डिस्क पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओएस डिस्क टाइप बाय डिफॉल्ट इमेज डिफॉल्ट ले रहा है 127 GB, और ओएस डिस्क टाइप प्रीमियम एसएसडी ले रहा है, ठीक है। अभी मैं इसमें ड्रॉप डाउन में जाऊँ तो मुझे स्टैंडर्ड एसएसडी भी दे रहा है, स्टैंडर्ड एसडीडी भी दे रहा है, ठीक है। प्रीमियम एसएसडी भी दे रहा है, स्टैंडर्ड एसएसडी भी, ठीक है। ये लोकल रिडंडेंसी में, ये जोन रिडंडेंसी में दे रहा है। तो लोकल और जोन रिडंडेंसी हम उसको कंसेप्ट को हमने एक हद तक समझा है, हम उसको और डिटेल में आगे समझेंगे, ठीक है। अभी मुझे समझो 127 GB की नहीं चाहिए, मुझे बड़ी डिस्क चाहिए, मुझे बड़ा ओएस का डिस्क चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं मुझे 2 TB तक के, 2 TB है, 1 TB है, 512 GB है, 256 GB है, 128 GB है। बाय डिफॉल्ट मेरा 127 GB है, तो मैं 127 GB इमेज डिफॉल्ट पर रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेटा डिस्क का ऑप्शन मिलता है मुझे, तो मैं नया क्रिएट करके अटैच कर सकता हूँ डेटा डिस्क। यहाँ एग्जिस्टिंग डेटा डिस्क हो मेरे पास तो उसे डायरेक्टली अटैच भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई डिस्क भी नहीं है, ना ही मैं अभी यहाँ से क्रिएट करूंगा, मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। हम अभी मशीन डिप्लॉय करेंगे, फिर आके यहाँ पे देखेंगे कैसे डिस्क बनना है। हम चलेंगे नेटवर्किंग पे, तो जैसे मैं नेटवर्किंग नेटवर्किंग पे स्विच किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा वर्चुअल नेटवर्क ले लिया उसने, वीनेट AZ104 जो अभी हमने बनाया था वर्चुअल मशीन की स्क्रीन पे आने से पहले। यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली इसने वर्चुअल नेटवर्क उठा लिया, और ये सबनेट दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, इसने मेरा सबनेट ए ले लिया है क्योंकि वो पहला सबनेट है। तो मैं ड्रॉप डाउन में आके मेरे तीनों सबनेट मुझे मिल जाएंगे, तो मुझे जिस भी सबनेट में रखना है मशीन को मैं वो सबनेट सेलेक्ट करूंगा। हम प्रोडक्शन में क्या करते हैं, कम से कम दो सबनेट बनाते हैं, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। पब्लिक यानी पब्लिक फेसिंग एनवायरनमेंट पे जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा। प्राइवेट यानी सिर्फ प्राइवेट रहेगा, प्राइवेट एनवायरनमेंट में ही कम्युनिकेट करेगा। तो अभी मैं इसको दे देता हूँ सबनेट ए ही, डिफॉल्ट सबनेट ए दे देता हूँ। पब्लिक आईपी एड्रेस दे देता हूँ मैं, निक, हाँ दे दो, ठीक है। पब्लिक आईपी दे दिया मैंने, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बेसिक दे दिया, एडवांस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं बेसिक जाऊंगा। जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो इसको और जानेंगे। पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स अलाउ किए मैंने 3389, डिलीट पब्लिक आईपी एंड निक व्हेन वीएमएस डिलीटेड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है मैंने, ठीक है। लोड बैलेंसिंग अभी मुझे नहीं चाहिए। हम नेक्स्ट मैनेजमेंट पे जाएंगे, तो मैं यहाँ पे ऑटो शटडाउन वाला ऑप्शन ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ ऑटो शटडाउन, न्यू दिल्ली के टाइम पे 21 hours 15 minutes, ठीक है। तो ये मेल पे मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑटोमेटिक अपडेट्स नहीं चाहिए मुझे, मैनुअल अपडेट्स चाहिए। नेक्स्ट मॉनिटरिंग वगैरह मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट रिव्यू प्लस क्रिएट पे आ जाता हूँ मैं। अभी ये मुझे दिखा रहा है कि भाई आपको पर मिनट पर आवर ₹3.5 लग रहा है, ठीक है। और ये आपका मशीन का साइज है, ठीक है। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। हम क्रिएट पे ऑप्शन एनेबल करेंगे, वैलिडेशन पास हो गया है, क्रिएट पे क्लिक करके मशीन को डिप्लॉय कर देंगे। मशीन डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुका है, हम वेट करेंगे, कुछ 20-30 सेकंड लगेंगे। मशीन मेरा डिप्लॉयमेंट चल रहा है, वेट करते हैं।
ओके, मेरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है। हम चलते हैं अभी वर्चुअल मशीन्स पे। आईपी एड्रेस कॉपी कर ले रहा हूँ मैं यहाँ से, और हम मशीन पे लॉग इन करेंगे। लॉग इन कर लेते हैं, क्रेडेंशियल्स में डाल रहा हूँ। संतोष, पर्टिकुलर पर्पस के लिए इमेज सिलेक्ट करते हैं? हाँ, मतलब अगर मुझे विंडोज 10 चाहिए तो विंडोज 10 क्यों चाहिए, मुझे विंडोज 11 क्यों चाहिए, विंडोज सर्वर क्यों चाहिए, और सर्वर में मुझे 22 क्यों लेना है। तो जब हम प्लानिंग स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे, प्लानिंग होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग फेज, भाई हमको ये वीएम चाहिए, क्यों चाहिए, पहले तो ये डिसाइड होगा। इस पर्पज से कि चाहिए, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। भाई ये ओएस रिक्वायरमेंट है, जैसे भाई मुझे कोई स्पेसिफिक टूल डालना है, मुझे डोमेन कंट्रोलर, आज मैं डोमेन कंट्रोलर बनाऊंगा तो मैं प्रेफर करूंगा मैं 2025 वर्जन सर्वर पे बनाऊं। मैं 2022 पे क्यों बनाऊंगा, या 2016 पे क्यों बनाऊंगा, 2019 पे क्यों बनाऊंगा। मैं 2019 या 2016 पे तभी बनाऊंगा जब मुझे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी चाहिए 2012 के साथ या 2016 के साथ, तभी मैं 2019 पे बनाऊंगा। नहीं तो अगर मैं नया एनवायरनमेंट सेटअप कर रहा हूँ तो आज के ट्रेंड के हिसाब से या आज के करंट वर्जन के हिसाब से सेटअप करूंगा। अगर मुझे ऑलरेडी एनवायरनमेंट डिप्लॉयड है और उसके साथ कंपैटिबिलिटी मैच करवानी है, या मिसकम्पैटिबिलिटी नहीं हो, तो मैं वो ध्यान रख के पुराने वर्जन्स भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। गॉट इट। ओके, गॉट इट। ये मेरा विंडोज 10 डिप्लॉय हो गया है। ठीक है, अब ये ब्राउजर को मैं कंटिन्यू करके परमिशन दे देता हूँ। ये मेरा हो गया मशीन रेडी। अभी हम अगर चल रहे फाइल एक्सप्लोरर में, दिस पीसी में, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे एक तो सी ड्राइव मिला है 126 GB का, और एक टेम्पररी स्टोरेज आ गया है। ठीक है, यानी मेरा 127 GB का हार्ड ड्राइव था। ठीक है, 127 GB का, तो 1 GB उसने ले लिया सिस्टम बूटिंग फाइल्स के लिए, सिस्टम बूट पार्टीशन टेबल स्टोर करने के लिए। बाकी मुझे 126 GB मिल गया 127 GB में, प्लस मुझे 8 GB का टेम्पररी स्टोरेज मिला है। अगर मैं इस पे कुछ भी स्टोर करता हूँ और मशीन रीबूट होता है, शट डाउन हो गया, ऑन होता है, तो इसमें से डिलीट हो जाएगा, इसमें सेव रहेगा, सी ड्राइव में सेव रहेगा। अभी हम क्या करते हैं, हम इस मशीन को एज इट इज रहने देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। हम चलते हैं मशीन पे। मैंने नाम सर्वर दिया लेकिन ओएस क्लाइंट का लिया है, कोई इशू नहीं है। हम चलेंगे यहाँ पे सेटिंग्स में, यहाँ पे हमारे पास डिस्क है, डिस्क के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ओएस डिस्क भी है, जो मेरा ये नाम का ओएस डिस्क है, जो प्रीमियम एसएसडी एल लोकल रिडंडेंट है, साइज है 127 GB, IOPS से 500 और थ्रूपुट है 100। ठीक है, अभी मैं एक डेटा डिस्क बना रहा हूँ, क्रिएट एंड अटैच न्यू डिस्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्क का नाम कस्टमाइज कर सकता हूँ, मैं दे रहा हूँ डेटा डिस्क 01 डिस्क। अभी ये पूरे आपके अज्योर अकाउंट में यूनिक होना चाहिए। अगर ऑलरेडी इस नाम का डिस्क होगा आपके अज्योर अकाउंट में तो ये डिनाई कर देगा, भाई कुछ और नाम दे दो। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे स्टोरेज टाइप आ रहा है लोकल स्टोरेज है, तो भाई प्रीमियम एसएसडी चाहिए, स्टैंडर्ड एसएसडी चाहिए, स्टैंडर्ड एसएसडी एचडीडी चाहिए, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये साइज 4
जीबी का दे रहा है, मैं बोलता हूँ भाई मुझे 4000 जीबी का चाहिए, 4000 जीबी का चाहिए। ठीक है, 4000 जीबी आ गया मेरे पास। आईओप्स मिल रहे हैं प्रीमियम एसएसडी में। अगर मैं इसको जा रहा हूँ यहाँ पे प्रीमियम एसएसडी ले लूँ तो मुझे 120 आईओप्स मिल रहा है जोन रिडंडेंसी में। ठीक है, जोन रिडंडेंसी में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम ले रहा हूँ तो 120 आईओप्स दे रहा है। अभी यहाँ पे मैं दे देता हूँ भाई मुझे 40 जीबी का हार्ड डिस्क चाहिए, 40 जीबी का। तो 40 आयोप्स दे रहा है, 400 जीबी, सॉरी 400 जीबी का हार्ड डिस्क में 2300 आयोप्स दे रहा है। तो साइज के हिसाब से मुझे अंडरलाइन फिजिकल एनवायरनमेंट है जो अजूर का, वो अलग अलग स्टोरेज पे मुझे प्लेस कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन माय साइज ऑफ डिस्क। जो मेरा हार्ड डिस्क का साइज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके बेसिस पे वो अंडरलाइन हार्डवेयर मुझे डिफरेंट डिफरेंट दे रहा है। एनक्रिप्शन तो प्लेटफॉर्म मैनेज की रख रहा हूं मैंने अभी, और होस्ट कैशिंग में रीड राइट दे देता हूं एंड अप्लाई कर देता हूं। यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ये क्रिएटिंग डिस्क दिखा रहा है, पहले क्रिएट करेगा फिर उसे अटैच करेगा। ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएटेड, अपडेटिंग वर्चुअल मशीन, अभी अटैच करें मशीन पे। मेरा मशीन ऑन है, मैंने डिस्कनेक्ट भी नहीं किया है, हम चल के देखेंगे। ठीक है, ये मेरा डिस्क अटैच हो गया, डेटा डिस्क नंबर 0 पे। प्रीमियम एस एस डी LRS है, 400 GB का है, 200 आयोप से, सॉरी 2300 आयोप से रीड राइट है। अभी अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे तो हार्ड डिस्क नहीं आया। यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले ये मेरा रॉ हार्ड ड्राइव आया है, तो मुझे डिस्क मैनेजमेंट जाके पार्टीशन करना पड़ेगा। तो मैं चल रहा हूँ रन मेन्यू में, डिस्क मैनेजमेंट। तो जैसे ही मैं डिस्क मैनेजमेंट में आया, बोल रहा है जीपीटी पार्टीशन डिस्क 2, यहाँ पे दिखा रहा है 400 GB का, 400 GB का हार्ड ड्राइव दिखा रहा है। मैं ओके कर रहा हूँ, 400 GB का हार्ड ड्राइव आ गया, 399.98 GB। मैं राइट क्लिक करके अभी जैसे हम नॉर्मल पार्टीशनिंग करते हैं वैसे पार्टीशनिंग कर सकते हैं। अभी ये मेरा विंडोज का मशीन था इसलिए ऑन था और इसने हार्ड ड्राइव डिटेक्ट कर लिया। अगर ये लिनक्स का मशीन होता तो हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं करता, हमको मशीन रीबूट करना पड़ता। मशीन रीबूट करने के बाद हार्ड डिस्क माउंट करना पड़ता पार्टीशन में। माउंट करने के बाद उसे एलवीएम में प्लग करना पड़ता फॉर्मेट करके। तो यहाँ पे मेरे पास 400 GB का हार्ड ड्राइव आ गया है, 400 GB का हार्ड ड्राइव आ गया। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मिनिमाइज करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से ये अटैच्ड है, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करके मैंने रिमूव कर दिया यहाँ पे और अप्लाई कर देता हूँ। मैंने डिटैच किया है, डिलीट नहीं हुआ है यहाँ से, सिर्फ डिटैच हुआ है। जो आइकन था, जो वो डिटैच का आइकन था। तो डिटैच हो गया है, मैंने सारे नोटिफिकेशन को, सॉरी, डिटैच हो गया है। यहाँ से हम वापस चलते हैं डिस्क पे। डिटैच हो गया, अभी मैं मशीन पे चलूँ, मेरा मशीन ऑन है, यहाँ से निकल गया है, हम देख सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट में भी चले अगर हम, ठीक है, तो यहाँ से मेरा हार्ड डिस्क निकल गया है, हार्ड डिस्क निकल गया है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, हम वापस यहाँ से अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा देगा आपका कितने हार्ड ड्राइव है, यहाँ पे दिखा रहा है 400 GB वाला, और हम अप्लाई कर देते हैं। जितनी बार डिसअटैच करना हो उतनी बार कर सकते हैं अपना। हाँ, मतलब डिटैच करके फिर से अटैच कर सकते हो। यहाँ मैं यहाँ से डिटैच कर दिया, दूसरे मशीन पे जाके भी मैं अटैच कर सकता हूँ। यानी मैंने दूसरा यहाँ कोई हो, हम्म सपोज ये मैंने एक डिस्क पार्टीशन बना है, हम्म ओके, हम्म एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक डिस्क लिया, ये आपका डेटा डिस्क 01 है। अब हम्म मेरे पास बेसिकली तीन मशीन है, एक हम्म विंडोज ओएस हम्म और एक सर्वर ओएस है और एक लिनक्स ओएस है। अब मेरे हम्म को जैसे कि ये 400 GB का मैंने यहाँ पे डेटा डिस्क 01 को मैंने यहाँ से डिस अटैच कर दिया फॉर विंडोज 10 में से। अब हम्म अगर मुझे ये हार्ड डिस्क विंडोज जो 2019 है सर्वर मेरा, हम्म जैसे कि हम्म वो DHCP सर्वर है या कोई भी सर्वर है, हम्म
एग्जाम्पल के, या हम्म। वेब ऐप सर्वर है, उस पर मैं अटैच कर सकता हूँ ये डिस्क? हाँ सर्वर, कोई भी विंडोज मशीन पे जाके ये हार्ड ड्राइव अटैच कर सकते हो जाके। लिनक्स मशीन पे चैलेंज आएगा, क्यों चैलेंज आएगा? हाँ। क्योंकि पार्टीशन जो उसका पार्टीशन टेबल है वो चेंज हो जाएगा। मतलब जो फॉर्मेट है पार्टीशन का, तो विंडोज हमारा क्या सपोर्ट करता है? विंडोज हमारा फैट सपोर्ट करता है, एनटीएफएस सपोर्ट करता है और ईएफएस सपोर्ट करता है। लेकिन लिनक्स पे ऐसा नहीं है। लिनक्स पे हमको एक्सएफएस सपोर्ट करेगा, EXT4 करेगा, EXT5 करेगा, XFS करेगा। तो वो सारे पार्टीशन में फॉर्मेट होगा तो ये लिनक्स पे ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। उधर हमको रीफॉर्मेट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये विंडोज टू विंडोज हमने विंडोज पे फॉर्मेट किया तो विंडोज टू विंडोज अटैच हो जाएगा, कोई डेटा लॉस नहीं, कुछ रीफॉर्मेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम इसको जाके लिनक्स के मशीन पे डिप्लॉय करेंगे या अटैच करेंगे तो ये वहां पे डिटेक्ट नहीं होगा। हमको इसको फॉर्मेट करके इसका डेटा जब फॉर्मेट करेंगे तो इरेज हो जाएगा। ओके, यानी मैं एज एग्जांपल के तौर पे समझूं कि जैसे कि विंडोज 10 मशीन है जो मेरा फाइल सर्वर है, जैसे कि शेयर फोल्डर के तौर पे काम कर रहा था। अब मुझे हम्म। ये विंडोज 10, उसके बाद मैंने 2 साल बाद सपोज मैंने एक DHCP सर्वर बनाया और DNS सर्वर बनाया, हम्म। बराबर। तो अब हम्म। अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं ये वाला सर्वर है जो ऑलमोस्ट उसका 1 साल भर का मैं एज ए मैं मीन्स टर्म्स कंडीशन में था, या चलो 3 साल के लिए था। अब मेरा हम्म। 3 साल कंप्लीट होने आए और मैं पैरेलल मेरे पास पैसे आ गए, ग्रोथ अच्छा हम्म। हो रहा है कंपनी का, तो मैंने एक नया सर्वर बना दिया, तो ये डिस्क हटाकर मैं वहां पर अटैच कर दूंगा, सिंपल करेक्ट। सी बात है। पर वो करेक्ट। विंडोज होना चाहिए, लिनक्स हाँ। नहीं होना चाहिए। हाँ लिनक्स नहीं होना चाहिए। अगर हाँ, और फिर लिनक्स है। इसको मैं डिलीट कर दूं, अगर मैं हम्म। इसको डिलीट कर दूं ना, वो उस IP एड्रेस को एज ए फाइल सर्वर के तौर पे या मीन शेयर फोल्डर के तौर पे मैं क्लाइंट्स को दे दूं कि भाई मेरा ये सर्वर था जो अभी बंद हो गया, मैं आप दूसरा IP ले लो, उस पे सब फाइल पड़ी हुई है, अब वहां जाके एक्सेस करो, दैट मीन्स हो सकता है ये? हाँ वो हो सकता है। ओके, गॉट इट। ठीक है। सो अभी अभी मैं इसको यहाँ पे आ गया है अटैच होके वापस देखो। मैंने जैसे ही वहां पे अटैच किया यहाँ पे वापस आ गया। ठीक है। तो अभी मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ मशीन को। ठीक है। और मैं इसको अटैच कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा मशीन तो पावर ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ डिस्क। ठीक है, डिस्क सर्च कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही डिस्क में आया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरे इस रिसोर्स ग्रुप में 2 हार्ड ड्राइव दिखा रहे हैं। लोकेशन ईस्ट यूएस है, कौन से मशीन पे है, सर्वर 01, क्या साइज है, एक 127 GB का, एक 400 GB का है। ये डेटा डिस्क है, ये मेरा ओएस डिस्क है। ओएस डिस्क यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरे दूसरे मशीन का ओएस डिस्क है। ठीक है। और ये कौन से टाइप का हार्ड ड्राइव है। अभी मैं यहाँ से भी डिस्क बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँ क्रिएट डिस्क। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पे डिस्क का नाम दूंगा, मैं बोलता हूँ डेटा डिस्क 2। ठीक है। अभी मुझे अवेलेबिलिटी जोन नहीं चाहिए, मैं नो रिडंडेंसी डिफाइन करूंगा। सोर्स टाइप, अभी मुझे किस पर्पस के लिए चाहिए, मुझे डिस्क चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स डिस्क मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। सोर्स डिस्क, हाँ तो ये सोर्स डिस्क नहीं, ठीक है, यहाँ पे नन आएगा। और यहाँ पे प्रीमियम SSD LRS दिखा रहा है, तो मैं चेंज साइज करता हूँ। तो पहले तो यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन में स्टैंडर्ड HDD, स्टैंडर्ड SSD, प्रीमियम SSD वर्जन 2 भी अब मिल रहा है यहाँ पे, जो हमको वहां पे नहीं मिल रहा था। यहाँ पे मुझे प्रीमियम SSD वर्जन 2 मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे साइज कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। अगर मुझे प्रीमियम SSD भी लेना है तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस है। ठीक है, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256, 512, 12, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB, 16 TB, 32 TB। ठीक है। उसके अलावा मैं कस्टमाइजेशन भी कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई मुझे 1500 GB का डिस्क चाहिए, है कि न्यूज 1500, मैं 1500 GB का डिस्क ले सकता हूँ। ग्रीन चेक मार्क आ गया इधर, यानी आई एम रेडी टू यूज दैट। ठीक है, मैं ओके कर सकता हूँ।
नहीं, मैं यहाँ का क्या करता हूँ, 4 GB है, मैं यहाँ बोलता हूँ भाई मुझे 5 GB का डिस्क दे दो, एंड ओके, ठीक है, ये 5 GB का बन रहा है प्रीमियम SSD, ठीक है। अभी नेक्स्ट करूंगा तो ये एनक्रिप्शन का पूछ रहा है, मैं बोल रहा हूँ डिफॉल्ट जाने दो, नेक्स्ट। नेटवर्किंग कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, नेक्स्ट। यहाँ पे भी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, रिव्यू प्लस क्रिएट कर रहा हूँ। और मैंने क्रिएट कर दिया। ये मेरा डिस्क क्रिएट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, हम वापस चलते हैं वर्चुअल मशीन पे, या पहले चलते हैं डिस्क पे। तो अभी हम देख सकते हैं भाई, ये मेरे दोनों डेटा डिस्क 1 2, मैंने पहला वाला भी डिटैच कर दिया था, जो 400 GB वाला था वो डिटैच कर दिया था, इसलिए ओनर निकल गया है। 5 GB वाला भी मैंने बनाया है, उसमें भी ओनर नहीं दिखा रहा है, लेकिन लोकेशन और रिसोर्स ग्रुप दिखा रहा है, और साइज भी दिखा रहा है, और स्टोरेज टाइप क्या है। अभी चलते हैं वर्चुअल मशीन पे। भाई मैं सर्वर 01 पे जा रहा हूँ, यहाँ पे चलेंगे हम डिस्क में। ऐसे मैंने डिटैच कर दिया था, अटैच कर रहा हूँ डिस्क वापस। तो मैं जैसे अटैच कर रहा हूँ, अभी मेरे को 2 डिस्क दिखा रहा है, एक 400 GB का, एक 5 5 GB का। अगर मैंने 500 हार्ड डिस्क बना के लिखा है, 500 यहाँ पे बताएगा। मैं नाम टाइप पे सर्च कर सकता हूँ मुझे कौन सा डिस्क अटैच करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्क 1 अटैच कर रहा हूँ पहले, ठीक है। और फिर दूसरा अटैचमेंट पे जा रहा हूँ, और डिस्क 2 भी अटैच कर रहा हूँ, 2 डिस्क अटैच कर रहा हूँ, लन नंबर 0 और लन नंबर 1 पे, एंड अप्लाई कर देता हूँ। लन का फुल फॉर्म है लॉजिकल यूनिट नंबर, ठीक है। ये स्टोरेज के लैंग्वेज में यूज होता है, ठीक है। अभी मेरे दोनों हार्ड डिस्क अटैच हो गए, जैसे ही मैं मशीन ऑन करूंगा, ये दोनों हार्ड डिस्क मिलेंगे। 400 GB का मुझे पार्टीशन किया हुआ मिलेगा, 500 GB का रॉ डिस्क मिलेगा। अभी अगर हम वापस चलें डिस्क पे, ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरे ओनरशिप दिखा रहा है कि भाई इन तीनों हार्ड डिस्क का ओनर ये मशीन है, ये मशीन है, ठीक है। अभी समझो मुझे इन दोनों डिस्क को डिलीट कर देना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे तो डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है, तो इनको डिलीट कैसे करूंगा मैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे डिस्क के अंदर, मैं डिलीट डिस्क सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ओके। ये डिलीट नहीं हो रहा है। मैं डेटा डिस्क मैनेज बाय सर्वर 01, प्लीज डिटैच द डिस्क बिफोर डिलीटिंग, यानी मुझे पहले डिस्क डिटेच डिलीट करना होगा। डिटैच करना पड़ेगा, फिर डिलीट कर पाऊंगा। तो हम चल के ओके। डिटैच कर देते हैं। यानी अगर कोई मशीन, कोई हार्ड डिस्क मशीन पर अटैच किया हुआ है, तो अगर उसे परमिशन नहीं है वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स देखने का, सिर्फ हार्ड डिस्क बनाने का या हार्ड डिस्क क्रिएट करने का ही परमिशन है, या डिलीट करने का परमिशन है, तो वो कोई एडमिन उसे डिलीट भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो किसी मशीन के साथ अटैच है। मेरा मशीन पावर ऑफ ही है, मैंने मशीन ऑन नहीं किया है, ये पावर ऑफ स्टेट में है, ठीक है। स्टार्ट करने को बोल रहा है, ठीक है, तो ये पावर ऑफ स्टेट में ही है, लेकिन फिर भी ये मुझे डिलीट नहीं करने दे रहा है, स्टॉप स्टेट में है। ये मेरा अपडेट हो गया है, हम चलते हैं वापस डिस्क पे। ये मेरा दोनों डिटैच हो गए। अभी मैं हार्ड डिस्क पे चल रहा हूँ, और ट्राई करते हैं हम डिलीट करने का। डू यू वांट टू डिलीट द डेटा डिस्क, कंफर्मेशन बोल रहा है, ओके। हम दूसरा डिस्क पे भी चलते हैं, और इसे भी डिलीट कर देते हैं, ओके। 2 डेटा डिस्क डिलीट हो रहे हैं मेरे, डेटा डिस्क 1 और डेटा डिस्क 2। मेरे डिस्क डिलीट हो गए, एंड अभी मैं यहाँ पे आके सिर्फ रिफ्रेश कर देता हूँ। मेरे थोड़ी देर के बाद, अभी एक तो चला गया, वो कैश में है,
वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मेरे डिस्क डिलीट हो चुका है, यहाँ दिखा रहा है, दोनों अभी डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह हम डिस्क क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हम कल के सेशन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और थोड़ा और डिस्क के बारे में समझेंगे। आज का सेशन यहीं पार्क करते हैं, कंक्लूड करते हैं, ठीक है।